नमस्कार, मैं हूं पल्लवी सिंह और आप देख रहे हैं आरएन न्यूज। रुक करेंगे उत्तराखंड की कुछ बड़ी खबरों की ओर। सियाचिन में शहीद हुए उत्तराखंड के पाबो विकासखंड के धारकोट निवासी विपिन सिंह का पार्थिव शरीर मंगलवार को उनके पैतृक गांव पहुंचा है। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गांव पहुंचकर शहीद को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। दोपहर के बाद पैतृक घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री सिंह धामी ने शहीद के परिजनों को सांत्वना दी। उन्होंने कहा है कि शहीद के परिवार को राज्य सरकार द्वारा हर संभव मदद दी जाएगी। कहा गया कि शहीद विपिन सिंह एक परिवार का एक ही नहीं बल्कि पूरे देश का बेटा है। सीएम ने घोषणा कर दी है कि शहीद के गांव को जाने वाली सड़क का नाम और इंटर कॉलेज का नाम शहीद विपिन सिंह के नाम पर किया जाएगा। इस दौरान सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, जिलाधिकारी डॉक्टर विजय जोगदंडे और एसएसपी रेणुका देवी भी शामिल रहे। इस दौरान शहीद विपिन सिंह 57 बंगला इंजीनियरिंग में थे और इन दिनों सियाचिन में तैनात थे। विपिन सिंह ने बताया कि विपिन सिंह 24 साल के थे और करीब 4 साल पहले सेना में भर्ती हुए थे। सियाचिन में पैर फिसलने के वजह से वो ग्लेशियर की चपेट में आ गए और शहीद हो गए थे। धारकोट गांव में प्रधान यशवंत गुसाई ने बताया कि रविवार को दोपहर को विपिन सिंह के परिजनों को सैन्य अधिकारियों ने फोन पर बताया था कि विपिन सिंह सियाचिन में शहीद हो गए हैं। शहीद के माता और पिता गांव में रहते हैं। साथ ही पिता भी सेना से रिटायर्ड हैं। बड़ा भाई भी सेना में ही है और बड़े भाई का परिवार कोटद्वार में रहा करता है। विपिन सिंह मार्च में छुट्टी पर आए थे। और इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की 162 मेधावी छात्राओं को स्मार्टफोन गिफ्ट देकर सम्मानित किया है। उन्होंने बालिका दिवस पर छात्राओं के लिए मैत्रीय नाम से बड़े स्तर पर मेंटरशिप कार्यक्रम जल्द शुरू करने की भी घोषणा कर दी है। इसके साथ ही छात्राओं के भविष्य निर्माण के लिए प्रोत्साहन भी उन्हें दिया जाएगा। इसके लिए एक पोर्टल विकसित किया जा रहा है। साथ ही इसके बाद आपको बताते चलें कि जिससे अब देश दुनिया रोजगार और कारोबार की जानकारी प्राप्त हो सकेगी। इस दौरान दुनिया के विषय विशेषज्ञ इसमें सहायता करेंगे। साथ ही स्मार्टफोन इसमें छात्राओं के लिए सहायक संबंधित होगा। इस दौरान मुख्यमंत्री आवास स्थित जनता दर्शन हॉल में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग की ओर से आयोजित किए गए समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने बचपन से ही 2 बातें जीवन में अपनाई हैं: अनुशासित रहना और अपने वचन का पक्का रहना। आज का युग आईटी का युग है। कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षा का महत्व बढ़ा है और इसे देखते हुए हमने प्रदेश के सरकारी स्कूलों की कक्षा 10वीं, 12वीं और डिग्री कॉलेज के छात्र छात्राओं को निःशुल्क मोबाइल टैबलेट देने का निर्णय लिया है और इसे जल्द ही पूरा भी किया जाएगा। साथ ही सरकार ने जो घोषणाएं की हैं, हर घोषणा को पूरा किया जाएगा। जो काम शुरू कर रहे हैं उसे भी पूरा किया जाएगा और जो भी राहत पैकेज घोषित किए गए हैं उनकी राशि लाभार्थियों को उनके खातों में जानी भी अब शुरू हो गई है। साथ ही महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि सरकार की ओर से बालिकाओं और महिलाओं के लिए उत्थान के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। साथ ही विभाग ने हर साल 50,000 महिलाओं को महालक्ष्मी किट दिए जाने का लक्ष्य भी रखा, जबकि बालिका शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत जिले और विकासखंड की 162 छात्राओं को स्मार्टफोन दिए गए। ऐसे में कार्यक्रम में विधायक झबरेड़ा देशराज कर्णवाल ने कहा है कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने बालिका शिक्षा को सबसे महत्वपूर्ण बताया था। शिक्षा से ही महिला सशक्तिकरण संभव है और कार्यक्रम में सचिव हरिचंद्र सेमवाल, जिला कार्यक्रम अधिकारी अखिलेश मिश्रा आदि मौजूद रहे। बढ़ेंगे आगे और बता दें आपको कि उत्तराखंड में एक और जहां सार्वजनिक यातायात वाहनों से सफर महंगा होने जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर व्यावसायिक वाहनों का भाड़ा अब बढ़ने जा रहा है। 23 अक्टूबर को होने वाले राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक में इस पर मोहर लगेगी। साथ ही आपको बता दें कि एसटीए की बैठक में किराया बढ़ोतरी के साथ ही कई रूटों पर वाहन संचालन परमिट पर फैसला किया जाएगा। दरअसल लगातार बढ़ते जा रहे पेट्रोल और डीजल के दामों के बीच अब ट्रांसपोर्ट कारोबारी वाहनों का किराया बढ़ाने की मांग करते नजर आ रहे हैं। इस मांग को देखते हुए सरकार ने किराया निर्धारण करने पर निर्देश जारी कर दिया है, जिस पर अब परिवहन आयुक्त ने आरटीओ देहरादून की अध्यक्षता में समिति का गठन किया था। इस समिति ने करीब 3 माह की कसरत के बाद किराया बढ़ोतरी का एक प्रस्ताव परिवहन मुख्यालय भेज दिया है। इसमें रोडवेज की बसों को, विभिन्न रूटों पर चलने वाली निजी बसों को, टैक्सी, मैक्सी और ई रिक्शा का किराया बढ़ाने की सिफारिश की गई। दूसरी ओर एम्बुलेंस और ट्रकों का भाड़ा बढ़ाने की भी सिफारिश की गई है।
साथ ही परिवहन मुख्यालय ने इस रिपोर्ट के आधार पर फैसला लेने के लिए 23 अक्टूबर को एसटीए की बैठक बुलाई है। डीजल के लगातार बढ़ते दाम अब परिवहन निगम के लिए भी मुश्किलें पैदा करने लगे हैं। कई रूट पर बस संचालन पहले के मुकाबले काफी महंगा साबित हो रहा है। साथ ही लिहाजा निगम इसके विकल्प के तौर पर सीएनजी बसों की दिशा में काम कर रहा है, लेकिन निगम ने कोई किराया नहीं बढ़ाया। किराया बढ़ोतरी पर एसटीए की बैठक में फैसला होना है। दरअसल परिवहन निगम फिलहाल दिल्ली रूट पर 11 सीएनजी बसों का संचालन कर रहा है और इन बसों ने निगम को कम खर्च में बेहतर कमाई दी है। साथ ही आपको बताते चलें कि एसटीए की बैठक 23 को तय की गई है और बैठक के लिए आरटीओ समिति की किराया बढ़ोतरी संबंधी रिपोर्ट रखी जाएगी। इसके अलावा विभिन्न मुद्दों पर भी निर्णय लिया जा सकेगा। और उत्तराखंड के सभी विश्वविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2022-23 से नई शिक्षा नीति लागू होगी। योजनाबद्ध तरीके से इस पर काम के लिए समिति का गठन किया गया है और ये कहना उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का है। उन्होंने ये बात यहां पर देहरादून विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति और इस पर अमल और पाठ्यक्रम तय करने को लेकर आयोजित किए गए 2 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए कही। मंत्री ने कहा है कि इसके तहत विभिन्न कोर्सों के पाठ्यक्रम तैयार किए जाएंगे जो शिक्षा नीति की मूल आत्मा के अनुरूप और व्यवहारिक होने के साथ साथ रोजगार पर भी होंगे। इस दौरान उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा है कि कई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का ड्राफ्ट आए हुए 1 साल हो गया है, जिसे जल्द लागू किए जाने की आवश्यकता है। इस नीति के दूरगामी प्रभाव होंगे और उन्होंने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति, निदेशक और विभाग अध्यक्ष और अध्यापकों से नई शिक्षा नीति पर योजनाबद्ध तरीके से युद्ध स्तर पर काम करने को कहा। इसके लिए उन्होंने 5 विश्वविद्यालयों को आपस में तालमेल बनाकर काम शुरू करने की भी बात कही है। उन्होंने कहा है कि राज्य में नई नीति के तहत क्रेडिट ट्रांसफर, क्रेडिट बैंक, डिजिटल मार्कशीट और सर्टिफिकेट पर भी पहले से ही काम चल रहा है। ऐसे में विश्वविद्यालयों को अपने संस्थानों का इस्तेमाल कर राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जल्द ही लागू करने की आवश्यकता होगी ताकि छात्र छात्राओं को इसका फायदा मिल सके। और मसूरी में यशपाल आर्य के कांग्रेस में शामिल होने पर अब सियासत गर्म हो गई है। बता दें कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने यशपाल आर्य की कांग्रेस में वापसी पर तंज कस दिया है। गणेश जोशी ने कहा है कि यशपाल आर्य और संजीव आर्य बीजेपी में इंपोर्टेड माल थे। गणेश जोशी ने कहा है कि जिसने पार्टी से ऊपर अपने आप को समझा और दूसरी पार्टी में गए, उनकी स्थिति से हर कोई वाकिफ है। आखिरकार उनको वापस पार्टी में लौटना पड़ा। उन्होंने कहा कि आया राम और गया राम से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता ऐसे लोगों से 2022 में हिसाब ले लेगी। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी में जो आता है उसका अतिथि देवो भव की तर्ज पर सम्मान किया जाता है। अगर किसी को सम्मान नहीं पचता है तो उसके लिए पार्टी क्या कर सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि 2022 में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ रही है और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। बता दें कि बीते दिन उत्तराखंड की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिला, जहां बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने पार्टी छोड़ दी और आर्य ने कांग्रेस में वापसी की। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने और प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और पूर्व सीएम हरीश रावत की उपस्थिति में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विधिवत तरीके से इसकी घोषणा भी की गई। इसके बाद सभी राहुल गांधी से मिले और इस दौरान यशपाल ने राहुल गांधी को एक पौधा भी भेंट किया है। 2022 चुनाव से ठीक पहले यशपाल आर्य की घर वापसी बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका हो सकती है। तो वहीं यशपाल आर्य की घर वापसी पर उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और मिठाई खिलाकर एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया। और हरिद्वार में जिला कारागार में चल रही रामलीला मंचन के कार्यक्रम पर देहरादून इस दौरान धनुष यज्ञ के बाद भगवान राम की बारात का आयोजन किया गया। इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए कैदी जमकर थिरके और बारात जिला कारागार में तपस्थली से प्रारंभ होकर एकलव्य बैरिंग तक निकली है, जिसमें सभी कैदियों ने प्रतिभाग किया। तो वहीं पहली बार हरिद्वार जिला कारागार में रामलीला का मंचन किया गया है। हरिद्वार जेल अधीक्षक मनोज आर्य ने बताया कि जेल में चल रही रामलीला में सीता स्वयंवर का मंचन किया गया। बारात जिला कारागार में तपस्थली से प्रारंभ होकर एकलव्य बैरिंग तक निकली थी और इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का भी पूरी तरीके से पालन करते हुए कैदी जमकर थिरके।
बताते चले कि जेल अधीक्षक ने बताया है कि इस तरह के कार्यक्रमों से कैदियों में आपसी मेलजोल भी बढ़ रहा है और इसके साथ साथ ही कैदियों के चेहरे पर मुस्कान भी देखने को मिली। रामलीला के मंचन में कैदी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। और उत्तराखंड में चुनाव से पहले राजनीतिक उठापटल के बाद अब दल बदल जोरों पर है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस इस मामले में एक दूसरे को पटखनी देने में जी जान से लगी है। बीजेपी ने एक कांग्रेसी और 2 निर्दलीय विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल कराया था और उसके बदले सोमवार को कांग्रेस ने यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य की घर वापसी कराई थी। अभी भी उत्तराखंड में कई नेताओं के दल बदल की आशंकाएं जताई जा रही हैं। साथ ही राज्य की राजनीति में जारी इस उठापटक के बीच बड़ी खबर हरिद्वार से सामने आ रही है, जहां मंत्री हरक सिंह रावत और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के बीच आज हरिद्वार के डामकोटी फर्स्ट गेस्ट हाउस पर लंबी बैठक चली। आपको बता दें कि कोटद्वार से दून लौटते समय मंत्री हरक को मदन कौशिक ने बुलाया था, जिसके बाद करीब 1 घंटे तक कमरे में दोनों की बैठक हुई। दरअसल कल यानी कि सोमवार को यशपाल आर्य की घर वापसी हो गई थी। इसके बाद भाजपा बेहद अलर्ट मोड में है। माना यह जा रहा है कि यशपाल आर्य के बाद अब हरक सिंह रावत सबसे ज्यादा कांग्रेस के टच में है और इसको लेकर आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने हरक सिंह रावत को मिलने के लिए बुलाया था। दोनों के बीच क्या बात हुई ये फिलहाल पता नहीं चल सका है, लेकिन तय है कि हरक की कांग्रेस में वापसी की आशंकाओं के बीच मदन कौशिक ने उन्हें मनाने की हर संभव कोशिश की होगी। ऐसे में हरक सिंह की राजनीति को करीब से जानने वालों को पता है कि हरक बार्गेनिंग के बादशाह हैं और हाल ही की कई घटनाओं से बीजेपी आलाकमान भी समझ गया होगा कि हरक को रोके रखने के लिए क्या करना पड़ेगा। ऐसे में राजनीति के इस पक्के खिलाड़ी से प्रधानमंत्री ने ऋषिकेश दौरे के दौरान हालचाल भी पूछा था। पीएम ने कहा था कि हरक सिंह जी, आपकी हनक कैसी चल रही है। और रुड़की के झबरेड़ा स्थित बल्लूपुर में गांव में एक 13 वर्षीय युवक ठेली पर चाउमीन बेचने का काम करता था। बीती देर शाम को गांव के ही एक युवक ने उसका चाउमीन खाने को लेकर विवाद हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि एक पक्ष के 6 लोग घायल हो गए और आनन फानन में सभी घायलों को रुड़की की सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों में 2 की हालत काफी गंभीर बनी हुई है, जिसे देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया है। आपको बता दें कि झाबरेड़ा थाना क्षेत्र के बल्लूपुर गांव निवासी दलबीर के पुत्र मोहित, जिनकी उम्र 13 साल है, वो चाउमीन और मोमोज बेचने का काम करता है और बीती देर शाम को गांव का ही एक प्रवीण नाम का शख्स उसके अपने दोस्तों के साथ चाउमीन खाने के लिए पहुंचा था, जहां मोहित ने चाउमीन खत्म होने के बाद ये बात कही। मोहित की इस बात से नाराज प्रवीण और उसके साथियों ने मोहित से मारपीट शुरू कर दी। बीच बचाव करने आए मोहित के दादा, चाचा, चाची, ताई और उनका बेटा और एक और चाची के ऊपर लाठी डंडों से हमला कर दिया गया। थोड़ी देर में विवाद इतना बढ़ गया कि प्रवीण पक्ष के 1 दर्जन लोगों ने मोहित के परिजनों के ऊपर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस हमले में 6 लोग घायल हो गए। इनमें से 2 की हालत अब भी गंभीर है, जिन्हें देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया है। और शारदीय नवरात्रि चल रही है। ऐसे में भक्त मंदिरों में अर्जी लगा रहे हैं कि कैसे आखिर उनकी मुराद पूरी हो जाए। आज मां आदिशक्ति के कालरात्रि स्वरूप की पूजा की जाती है, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि मां आदिशक्ति का वाहन तो शेर है, फिर मां कालरात्रि का वाहन गंधर्व क्यों है? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो आइए देखते हैं रिपोर्ट। काल समय को कहते हैं और मृत्यु को भी। सनातन कहता है कि काल समय है और काल मृत्यु भी है। या काल मृत्यु का कारण हर काल क्षण आपको ग्रास बनाता जाता है, खाता जाता है। एक दिन आप पूरी तरीके से काल कवलित भौतिक देह समाप्त कर देते हैं। आप देखिए कि चराचर विश्व की अधीश्वरी जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन एवं संहार करने वाली तथा तेज स्वरूपा भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति पराम्बा के 7वें रूप को काल रात्रि या फिर महाकाली कहा गया। यहाँ काल की रात्रि का मतलब क्या अमृत की रात्रि है। जब हम जागरण कर रहे हैं तो उसमें अमृत की रात्रि आखिर कहाँ से आ गई? या शक्ति को काल रात्रि कहने का कुछ गहरा अर्थ है, आइए समझते हैं। आपको बताते चले, काल रात्रि का शाब्दिक अर्थ है जो सबको मारने वाले काल की भी रात्रि या विनाश का हो।
सनातनी आस्था है कि सत्कर्म से अज्ञान का विनाश होता है और अमृत मिलता है। तो यह साधना की शक्ति से अज्ञान की समाप्ति की कालरात्रि है, साथ ही ज्ञान की संप्राप्ति की महारात्रि है। ध्यातव्य है कि यह अमृत शरीर का नहीं, शरीर का होता है, उसके अच्छे कर्मों का होता है। तो यह सत्कर्मों की कीर्ति का अमृत है। विदित हो कि आर्ष ग्रंथों में कुसंस्कार और अज्ञान को मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु के रूप में वर्णित किया गया, जो उसके रक्त और बीज के माध्यम से संचरित होते हैं। साधना की अग्नि से ये रक्त बीज रूपी राक्षस विनष्ट हो जाते हैं। इस तरह साधकों को समझना चाहिए कि कालरात्रि क्या है और महारात्रि क्या है। कालरात्रि को रूप में भयंकरा, साधकों के लिए अभयंकरा, जबकि भक्तों के लिए शुभंकरी कहा गया, क्योंकि उनके लिए समस्त शुभों की आश्रय स्थली है। इसे ऐसे समझ सकते हैं हम कि उद्दाम ऊर्जा का विस्फोट अपने स्वरूप में भयंकर लेकिन निमित्त में शुभ होता है। आपको बताते चलें, सांकेतिक रूप से ही आदि शक्ति के इस उग्र स्वरूप में निर्मित किया गया है। जब इन सप्त चक्रों की सुषुप्त ऊर्जा विकसित होती है तो इस सृष्टि के कण कण में अपरिमित ऊर्जा का प्रवाह होता है। कहते हैं कि साधनारत देवी कुदृष्ट की भाजन न बन जाए, इसलिए उनका वर्ण शाम का कर दिया गया। इस धार्मिक कथा को अगर तार्किक धरातल पर देखें तो स्त्री शक्ति की सामाजिक स्थिति का भी पता चलता है। इसका मतलब है कि आशंका और कुत्सित मानसिकता सदैव से हर समाज में रही है, जिसे शक्ति की साधना से ही बदला जा सकता है। कदाचित यही कारण रहा होगा कि माँ अगले रूप में गौरवर्ण न हुई। ऐसी आश्वस्त भी है कि इस दिन तक आते आते साधक की साधना मूलाधार से सहस्रार्थ तक पहुंच जाती है। परम सत्ता इसी चक्र में अवस्थित होती है, इसलिए यह आदिम ऊर्जा की उद्दाम ऊर्जा या असीम ऊर्जा का स्पंदन कराती है। सहस्राव का केंद्र सिर के शिखर पर माना गया। वस्तुतः साधना की यह सर्वोच्च अवस्था है। पिछले चक्रों में हमने देखा कि साधक या कोई भी व्यक्ति मूलाधार से विशुद्ध तक किसी न किसी चक्र में अटका होता है, लेकिन सहस्राव वह चक्र नहीं है जहाँ कोई साधक हरदम रह सकता है। इस चक्र के जागरण को तो कभी कभी ही अनुभव किया जा सकता है। अगर अधिक देर तक इससे तादम्य रहे तो शरीर से तादम्य समाप्त प्राय होने लगता है और साधक के शरीर की आयु समाप्त होने लगती है। आदिशक्ति के गले में मुंडमाल का क्या अर्थ होता है, तो आपको बताते चले, सहस्राव संपूर्ण विकसित चेतना की अवस्था है, इसलिए प्रतीकात्मक रूप से इसे सहस्र दल कमल कहा गया। एक कमल में 1000 से अधिक पंखुड़ियां होती हैं। भला तो इसका आखिर मतलब क्या हुआ? अपनी सर्वोत्तम अवस्था और जागरण की संप्राप्ति। इस अवस्था में स्वयं का बोध मिट जाता है। इसलिए देखिए कि शक्ति के जागरण से सिरों की माला की निर्मित हुई, जो मिथ्या तदाम्य के कटने और विनष्ट होने का प्रतीक होता है। अब तक माँ को सिंह की सवारी करते दिखाया गया था, लेकिन इस रूप में माँ को गर्दभ की सवारी करते हुए दिखाया गया। अब इसका क्या प्रयोजन है, तो आपको बता चले, यह एक प्रतीकात्मक अवस्था है। दिखाया जा रहा है कि जब इस रूप में ऊर्जा का विस्फोट हो जाता है, तब अपनी वृत्तियों को संभालना सिंह की सवारी करने जैसा दुस्साहस नहीं रह जाता, वरना आप गर्दभ की सवारी करने की बात सरल हो जाता है। अभिप्रेत यह भी है कि अब साधक ऋषिकेश हो जाता है, इंद्रियां किसी दासिन किसी गर्दभी की तरह आज्ञाकारिणी हो जाती हैं। स्पेशल डेस्क, आर्य न्यूज। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्य न्यूज।